Hello friends, today we will discuss about changes in GST which is applicable from 1st April 2025. There are many updates and changes has come in the GST from which is applicable from 1st April. So we will discuss one by one. So let's discuss about the new changes in the GST which is applicable, which was firstly which was applicable from 1st January 2025, the mandatory for taxpayer to registered as a ISD, input service distributor, who was applicable mandatory for taxpayer with annual aggregate turnover, जिसका annual aggregate turnover 20 करोड़ था, उसके लिए वो applicable था जनवरी 2025 में. और इन द फरवरी एक्सटेंडेड टू टैक्स पेयर अप टू एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़, फिर वो फरवरी 2025 में अप टू 5 करोड़ तक के लिए अप्लीकेबल हो गया है. लेकिन वो अप्रैल 2025 से इट इज़ अप्लीकेबल टू ऑल टैक्स पेयर इंस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर. सो इसमें क्या है दोस्तों, विल डिस्कस अबाउट हाउ व्हाट इज़ दिस ISD. Until now, organization with multiple GST registration under single PAN could either use the input service distributor ISD mechanism or adopt a cross charge approach to distributor common input service like rent, audit fees, and software license across different units. Many opted for cross charges due to operational simplicity despite its complexities in ITC distribution and tax reconciliation. However, from April 2025, ISD registration will become mandatory for such a taxpayer under this model. तो ये जो भी है लाइक रेंट, ऑडिट फीस एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ये सब के ऊपर जो है इनपुट टैक्स रजिस्ट्रेशन का कंपलसरी हो गया है फ्रॉम अप्रैल 2025 irrespective of turnover. Under this model, business must issue the ISD invoices and file GSTR 6 return to distribute input service. इस केस में आपको इनवाइस भी इशू करना पड़ेगा और GSTR 6 रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा क्रॉस द ब्रांचेस, इंश्योरिंग बेटर ट्रांसपेरेंसिटी एंड स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग. सारे ब्रांचेस को आपको फाइल करना होगा. ये जहाँ 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 जिस स्टेट में ब्रांच है, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ, उन सबको ये फाइल करना पड़ेगा. एंड अमेंडमेंट्स GSTR 7 और 8 में भी अमेंडमेंट आया दोस्तों वाया नोटिफिकेशन 9/2025, सेंट्रल टैक्स डेटेड फरवरी 2011-2025. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन GSTR 7 TDS एंड GSTR 8 TCS बाई ई-कॉमर्स ऑपरेटर फॉर्म टू कैप्चर मोर डिटेल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन. इसमें आपको और भी डिटेल ऐड करने के लिए ये अपडेट्स आए हुए हैं. उसके बाद है GSTR 7, द फॉर्मेट ऑफ GSTR 7 इज मॉडिफाइड इंक्लूडिंग इनवॉइस डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्शन डिडक्टेड रिकरिंग एडिशनल डेटा सच एज डिडक्टिंग GST इनवॉइस डिटेल, द अमाउंट पेड एंड टैक्स डिडक्टेड. तो दोस्तों ये नया फॉर्मेट आया हुआ है. ये नए फॉर्मेट में आपको भर के इन्फॉर्मेशन देनी होगी. GSTR 8 की भी चेंजेस है. फॉर्म GSTR 8 वाज अपडेटेड टू प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फैसिलिटी टू इम्प्रूव कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेसी. तो ये नया फॉर्मेट आ गया है, डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स को ये फॉर्म पूरी तरह से भर के देना है, जिसमें उनको ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाई है, डिटेल ऑफ सप्लाई मेड विच अट्रैक्ट TCS. तो TCS में जो अप्लाई है वो आपको इधर भरना है. वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न, जिसमें आपको ग्रॉस में से रिटर्न को माइनस करना, और नेट ये होगा जिस पर TCS होगा. अमाउंट ऑफ टैक्स GST डिटेल आएंगे, और यहाँ पे आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये नया फॉर्मेट है, उसको आपको भरना है. और उसके बाद अप्रैल 2025 से ई-वे बिल में भी बहुत सारे अपडेट आए हैं. ई-वे बिल में नया अपडेट क्या है, न्यू लिमिटेशन आर इम्पोज इन जनरेटिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल, इन्हांस इंटीग्रिटी ऑफ गुड्स मूवमेंट ट्रैकिंग. अभी इसमें भी बहुत सारे ई-वे बिल में भी बहुत सारे लिमिटेशन आए हैं. उसमें पहला लिमिटेशन है कि वो उसकी टाइम लिमिट को कम कर दिया गया है, और एक्सटेंशन को भी कम कर दिया गया टाइम लिमिट को. जैसे कि पढ़ते हैं, जनरेशन रिस्ट्रिक्शन इफेक्टिव जनवरी 2025. ई-वे बिल कैन ओनली बी जनरेटेड फॉर डॉक्यूमेंट डेटेड विद इन द प्रोसीडिंग ऑफ 180 days. यानी
जो बैकडेटेड जो बनेंगे वो 180 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस की डॉक्यूमेंट डेटेड बिफोर अक्टूबर 3, 2024 विल बी इनएलिजिबल फॉर ई-वे बिल जनरेशन फ्रॉम अप्रैल 2024। यानी अगर हम अप्रैल 2025 में बैठ के अक्टूबर 2024 का पहले बनाने जाएंगे तो वी कैन नॉट डू दैट। तो ऐसे ही एक्सटेंशन में लिमिटेशन आया हुआ है दोस्तों। एक्सटेंशन ऑफ ई-वे बिल विल बी कैप्ड at 360 days for the original generation date, and e-way bill generation on April 2025 can be extended until March 27 और 26। तो इसमें भी 360 डे का कैप आ गया है, उसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। 30-day टाइम लिमिट फॉर ई इनवॉइस रिपोर्टिंग एक्सटेंडेड टू मोर टैक्स पेयर। तो ये ई-वे बिल का था और ई इनवॉइस में भी 30 डेज़ का टाइम लिमिट आ चुका है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि दी गवर्नमेंट हैज़ स्टीडली टाइटेनिंग ई इनवॉइस टाइमलाइन टू इम्प्रूव द रिपोर्टिंग डिसिप्लिन एंड प्लग टैक्स इवेजन गैप। तो इसकी टाइम लिमिट को ई इनवॉइस की टाइम लिमिट को भी कम कर रहे हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव द 30 डेज टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ई इनवॉइस ऑन इनवॉइस जनरेशन इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल IRP has now been extended to those whose annual aggregate turnover above 10 crores effective from 1st April। ये अभी 10 करोड़ वालों को लिए भी ये 30 डेज़ का टाइम लिमिट दे दिया गया है, जबकि ये पहले 100 करोड़ के लिए अप्लीकेबल था। नाउ इट इज़ अप्लीकेबल फॉर 10 करोड़ ऑल्सो। दिस मीन्स दैट टैक्स पेयर इन दिस bracket must ensure that B2B invoices are reporting to IRP within 30 days। तो जिसने बिजनेस के B2B इन्वाइसेस है वो IRP पे 30 डेज़ के अंदर अपडेट हो जाने चाहिए। फेलर टू डू सो रिजल्ट इन्वाइस बीइंग रिजेक्टेड फॉर IRN जनरेशन विच कैन बी इनपुट सर्विस क्रेडिट क्लेम। अगर बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो ये IRP पे IRN में अलाउ नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा और जो क्लेम इनपुट सर्विस के क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी बताएं। थैंक्स लॉट।